जंगल की गहराइयों में जहाँ पेड़ फुसफुसाते हैं और हवा खामोश रहती है, कुछ ऐसा छिपा है जो इंसान जैसा दिखता है पर है नहीं। वो हमारी नकल करते हैं, हमारे कपड़े पहनते हैं, चेहरों पर मुस्कान सजाते हैं, मगर उनकी आंखों में इंसानी चमक नहीं। स्काउट्स की कहानियां बताती हैं एक अजनबी के बारे में जो रात में कैंप के पास साए की तरह मंडराता है, बच्चों की मासूमियत पर नजर रखता है। ये है स्ट्रेंज लॉर और आप देख रहे हैं लोगों के साथ जंगल के अंधेरे में घटी सच्ची घटनाएं। आज हमारे पास जंगल के अंधेरे की दो सच्ची कहानियां हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ए स्टोरी फ्रॉम कंजर्वेशनिस्ट फ्रॉम अनोनिमस। मैंने कई सालों तक वाशिंगटन और ओरेगन में पक्षियों के प्रवास को ट्रैक किया है। पिछली सर्द ऋतु में मुझे पता चला कि हर जानवर जिसके पास फंक्शनल ब्रेन है, कैस्केडस में एक विशेष घाटी से क्यों बच रहा था। ये सब उन आंकड़ों से शुरू हुआ जो समझ में नहीं आते थे। हम कई प्रजातियों को ट्रैक कर रहे थे जो हर साल एक ही कॉरिडोर से माइग्रेट करती हैं। ये पक्षी आदत के प्राणी हैं, लेकिन कुछ साल पहले कई प्रजातियों ने एक विशेष एरिया के चारों ओर से चक्कर लगाना शुरू कर दिया। 50 मील की अतिरिक्त दूरी तय करके केवल 5 मील की घाटी से बचने के लिए। इस तरह का बिहेवियर आमतौर पर यह संकेत देता है कि आवास में कुछ विनाशकारी हुआ है। इसलिए मुझे जांच के लिए एक ग्रांट मिली। इसके लिए डिपार्टमेंट को मनाने में मुझे थोड़ा समय लगा, लेकिन उन्होंने मुझे 6 हफ्तों के अध्ययन के लिए ग्रांट दिया। मैंने सोचा कि मुझे केमिकल स्पिल का सबूत मिलेगा या शायद कोई बीमारी जो फूड सोर्सेस को नष्ट कर रही हो। जब मैं सितंबर में वहां पहुंचा, घाटी सामान्य दिख रही थी, वास्तव में सामान्य से बेहतर। अछूता पुरातन जंगल, स्वच्छ नदियां और स्वस्थ झाड़ियों के साथ यहाँ सब कुछ था जो एक प्रवासी पक्षी चाह सकता है, सिवाय इसके कि यहाँ से पक्षी गायब थे। और ये बात लगभग हर चीज के लिए कही जा सकती थी। मैंने नॉर्दर्न एंट्रेंस पर अपना बेस कैंप स्थापित किया और सामान्य रिसर्च शुरू की। मिट्टी के सैंपल साफ आए और पानी की जांच ठीक रही। सभी चीजें बिल्कुल नॉर्मल थी। प्लांट की डाइवर्सिटी वैसी ही थी जैसा कि आप जंगल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले हफ्ते के बाद जब मैंने मोशन सेंसर इक्विपमेंट की जांच की तो मुझे हजारों ट्रिगर की गई तस्वीरें मिली जिनमें बिल्कुल कुछ दिख नहीं रहा था। इसमें बस एक खाली जंगल था और कैमरा अपना काम कर रहे थे। मैंने पेड़ों की टहनियां हिलते और पत्तियां हिलते देखी, लेकिन कोई जानवर नहीं दिखा। सबसे अजीब बात थी हिरनों के रास्ते का अचानक खत्म हो जाना। ये रास्ते जो दशकों के उपयोग से घिसकर बने थे, ये घाटी की सीमा तक अचानक गायब हो गए थे। मैंने एक रास्ते का पीछा किया जहां निशान दिखते थे कि एक हिरनी सामान्य रूप से चल रही थी। फिर अचानक उसकी चाल की लंबाई 3 गुना हो गई। ये संकेत देता है कि वो उस रास्ते पे वापस भागने लगी थी, लेकिन कोई शिकारी के निशान नहीं थे, कोई उथल पुथल के संकेत नहीं, बस उसका अचानक से घबराकर वापस आ जाना। इसके बाद मुझे दांत मिलने शुरू हुए। ये दूसरे हफ्ते में हुआ। वे ह्यूमन मॉलर जैसे दिखते थे जो मुख्य रास्ते पर रोटी के टुकड़ों की तरह बिखरे हुए थे, किसी तरह इतने ताज़ा कि कुछ की जड़ों पर खून अभी भी था। मैंने आधा मील के रास्ते पर चलते हुए दांत गिने। कोई अन्य हड्डियां नहीं मिली और शिकार के निशान नहीं, बस दांत जो रास्ते के बीच में रखे गए थे, जिन्हें आपको पार करना होगा। वहां घाटी में लगभग 3 मील अंदर एक पुराना फॉरेस्ट सर्विस कैबिन था। मैं उस जगह से बच रहा था। घाटी के एंट्रेंस पर अपने टेंट में डेरा डाले हुए था, लेकिन दांत मिलने के बाद मैंने तय किया कि मुझे एक ज़्यादा सुरक्षित बेस चाहिए। कैबिन तक का रास्ता मेरे द्वारा अब तक चला गया सबसे अनकंफर्टेबल 3 मील का रास्ता था। इस दौरान कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन यही समस्या थी। एक हेल्थी जंगल में चीज़ें लगातार होती रहती हैं। पक्षी पुकारते हैं और गिलहरियां झगड़ती हैं, कीड़े भिनभिनाते हैं। यहाँ सिर्फ मेरे कदमों की आवाज़ और मेरी सांसें थी और कुछ भी नहीं। कैबिन का ताला खुला था। अंदर कोई हाल ही में वहां रह रहा था। मुझे पेंट्री में ताज़ा खाना मिला, पिछले महीने की रिसीप्ट्स के साथ, और कॉट पर एक साफ स्लीपिंग बैग था। लेकिन एक पूरी दीवार पर सैकड़ों तस्वीरें थी
ये मॉडर्न तस्वीरें नहीं थी, बल्कि पुराने पोलारॉइड थे। सभी में एक ही चीज़ दिख रही थी। ये ह्यूमन स्किन के क्लोजअप इमेजेस थी, अलग अलग स्किन के रंगों के साथ, कुछ बालों वाले, कुछ चिकने, कुछ पर तिलों के निशान थे। लेकिन ये तस्वीरें सिर्फ स्किन की थी, कोई चेहरा नहीं, कोई पहचानने वाली विशेषता नहीं। वे रंग के ग्रेडियंट से कैटेगराइज थे, हल्के से गहरे, जैसे पेंट की सैंपल्स हों। दरवाजे के पास लॉगबुक में पिछले साल तक सामान्य फॉरेस्ट सर्विस एंट्रीज थी। फिर हैंडराइटिंग बिगड़ गई। नई एंट्रीज सिर्फ नंबर्स, मेजरमेंट या शायद जैसे 7.3 इंचेस 2.1 LB तारीखों के साथ थी। लास्ट एंट्री मेरे आने से कुछ दिन पहले की थी। ऑलमोस्ट रेडी, वन मोर प्रैक्टिस। मुझे वहाँ से चले जाना चाहिए था। इसके बजाय मैंने खुद को समझाया कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, कोई प्रैंक कर रहा था। हाँ, शायद कोई ग्रेजुएट स्टूडेंट कोई वियर्ड आर्ट प्रोजेक्ट कर रहा था। तो मैं रुक गया। पहली रात कैबिन में किसी चीज़ ने खिड़की पर सांसें ली। ना कोई खटखटाहट, ना कोई खरोंचने की आवाज़। ये निश्चित रूप से सांसें थी। कांच पर सिर की ऊंचाई पर एक परफेक्ट सर्कल में धुंध छा गई थी। फिर एक और सांस नीचे उतरी, फिर एक और जमीन के लेवल पर, जैसे कुछ धीरे धीरे झुक रहा था। जब मुझे अंत में फ्लैशलाइट के साथ बाहर देखने की हिम्मत मिली तो मिट्टी में कोई निशान नहीं थे, लेकिन कांच पर कैबिन के अंदर से एक हैंडप्रिंट था। मैंने कैबिन के हर कोने की जांच की। मैं वहां पूरी तरह से अकेला था। दूसरे दिन मैंने अपने काम पर ध्यान फोकस करने की कोशिश की। मैंने और इक्विपमेंट सेटअप किया और सैंपल्स इकट्ठे किए। मैंने उस एहसास को नज़रअंदाज करने की कोशिश की कि कुछ ठीक मेरे पीछे मेरे कदमों के साथ चल रहा था, मेरी स्पीड से पूरी तरह मैच करते हुए। जब मैं रुकता वो एहसास रुक जाता, और जब मैं मुड़ता तो पीछे कुछ नहीं होता। लेकिन एक बार मैंने बिना चेतावनी के जानबूझकर बगल में कदम रखा और मुझे अपने पीछे एक और कदम की आवाज़ सुनाई दी, इससे पहले कि खामोशी ने इसे पकड़ लिया। उस शाम मैंने पहला रियल सबूत देखा। मैं क्रीक पर वाटर पीएच की जांच कर रहा था जब अपस्ट्रीम की स्पीड ने मेरी नज़र खींची। वहाँ कोई पानी के पास घुटनों के बल बैठकर कुछ धो रहा था। वो फॉरेस्ट सर्विस की खाकी पहने हुए थे, लेकिन उनके हिलने डुलने के तरीके में कुछ गलत था। जैसे वो बहुत सावधान थे, जैसे उनका शरीर कांच का बना हो और वो इसे टूटने से बचाना चाहते हों। मैंने उन्हें ग्रीट किया। वो व्यक्ति धीरे धीरे बिना अपने हाथों का इस्तेमाल किए खड़ा हुआ, बस सीधा ऊपर, जैसे उसे कोई खींच रहा हो। वो मेरी ओर मुड़ा और मैंने उसका चेहरा देखा। ये पूरी तरह नॉर्मल था, साधारण, यहाँ तक कि जेनेरिक मेल फीचर्स भी थे। वो शायद 30 साल का होगा, लेकिन उसकी स्किन ठीक से फिट नहीं थी, जैसे ये कोई मास्क था, सिवाय इसके कि ये निश्चित रूप से स्किन थी। मैं कसम खाता हूँ, मैं हेयर लाइन पर कुछ सीम्स को देख सकता था जो थोड़ा सिकड़े हुए थे। हेलो, उसने ऐसी आवाज़ में कहा जैसे किसी ने 100 अलग अलग लोगों को ये शब्द कहते हुए रिकॉर्ड किया हो और सभी को एक साथ चलाया हो। आई एम प्रैक्टिसिंग इंट्रैक्शन, उसने कहा। मैंने पूछा कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। बिकमिंग बेटर एट बीइंग सीन, उसने कहा, और फिर उसने अपने कंधे को हिलाए बिना अपना सिर ठीक 45 डिग्री बगल में झुकाया। योर स्किन फिट्स यू सो नेचुरली, हाउ लॉन्ग हैव यू वॉर्न इट, उसने पूछा। इसके बाद मैं पीछे हटा। उसने मेरा पीछा नहीं किया, इसके बजाय वो मुझे बिना पलक झपके देखता रहा। जब मैं लगभग 50 गज दूर था, मैंने देखा कि वो ऊपर पहुंचा और अपनी हेयर लाइन पर कुछ एडजस्ट करने लगा, जैसे कोई स्की मास्क को ठीक करता है। मैं कैबिन की ओर भागा और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने पूरी रात दरवाजे के साथ बैठकर चाकू पकड़े हुए आवाज़ें सुनते हुए बिताई। सुबह लगभग 3 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ये अग्रेसिव नहीं था, बल्कि पोलाइट था। अगर मैंने आपको चौंका दिया तो मुझे माफ़ करना, ये मेरी ही आवाज़ की एकदम सही नकल में बोला। मैं अभी भी बाउंड्रीज के बारे में सीख रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें तुम्हारी ओरिजिनल फॉर्म के बारे में कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने जवाब नहीं दिया। मेरी आवाज़ जारी रही। मैं तुम्हें दीवार के आर पार देख सकता हूँ। तुम्हारी गर्मी का संकेत बहुत सुंदर है। ये सारे गरम अंग तुम्हारे अंदर इतने अच्छे से फिट हैं। क्या तुम्हें कभी उनका हिलना डुलना महसूस होता है?
क्या तुम्हें लगता है जब भी तुम सांस लेते हो तुम्हारा जिगर तुम्हारी पसलियों से टकराता है? वो सुबह होने तक बोलता रहा। ह्यूमन बॉडी की एटॉनमी के बारे में सवाल जो टेक्निकली रूप से सही थे लेकिन कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी गलत थे। जैसे पेरिस्टियल की सेंसेशन के बारे में, क्या मैं अपने सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के फ्लो को महसूस कर सकता हूँ? क्या मैंने कभी अपनी जीभ से अंदर से अपने दांत गिने हैं? जब सूरज निकला तो वो आवाज़ अचानक रुक गई। मैंने दरवाज़ा खोलने से पहले 1 घंटा और इंतज़ार किया। बाहर कोई फुटप्रिंट्स नहीं थे, लेकिन डोर स्टेप पर कपड़ों का एक साफ ढेर था, एक फॉरेस्ट सर्विस यूनिफॉर्म। कपड़े अभी भी गर्म थे और थोड़े नम भी थे। मैं तुरंत वहां से चला गया। मैंने इक्विपमेंट पैक नहीं किया। मैं अपने ट्रक तक भागा और सीधे सिएटल चला गया। मेरी ऑफिशियल रिपोर्ट ब्रीफ थी। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इनकन्क्लूसिव थे। वो एरिया कंटिन्यूस स्टडी के लिए खतरनाक और अनस्टेबल था। मैंने रेकमेंड किया कि फ्यूचर में कोई शोध ना किया जाए। डिपार्टमेंट अबेंडेंड इक्विपमेंट और रिजल्ट की कमी से बहुत नाखुश था। मुझे डांटा गया, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरी नौकरी नहीं गई। मैं किसी और डिपार्टमेंट में जाने के बारे में सोच रहा हूँ, पूरी तरह से किसी और जगह, शायद मिडवेस्ट में, कहीं समतल, कहीं जहाँ जंगल कम हो, कहीं जहाँ मैं मीलों दूर से चीज़ों को आते देख सकूँ। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भागने से कोई फर्क पड़ता है या नहीं। मैं सोचता हूँ कि क्या उस घाटी की चीज अनोखी थी या और भी हैं जो हमारी शेप पहनना सीख रहे हैं और मानव बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसमें हर दिन बेहतर होते जा रहे हैं। मैं कैबिन की दीवारों पर उन तस्वीरों के बारे में अक्सर सोचता हूँ। वो सारी स्किन केयरफुली कैटेगराइज थी, जैसे कोई टेस्ट की तैयारी कर रहा हो। डोर स्टेप पर छोड़े गए वो कपड़े अभी भी गर्म, कुछ ऐसी चीज से थोड़े नम जो बिल्कुल पसीना नहीं थी। जानवरों को ऐसी चीजों का पता पहले चल जाता है। वो हमेशा पहले जानते हैं ना। हम सिर्फ धीमे हैं ये नोटिस करने में कि कुछ गलत है। अपने डेटा और थ्योरीज और आधुनिक जीवन में इतने उलझे हुए कि हम सामने या पीछे क्या है ये देख ही नहीं पाते। द स्काउट स्टॉकर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेटर। मैं कई सालों से बॉय स्काउट के साथ जुड़ा हूँ, पहले एक पेरेंट वॉलेंटियर के रूप में और अब एक असिस्टेंट स्काउट मास्टर के रूप में। इस दौरान मैंने ट्रेनिंग सेशंस और समर कैंप्स में अन्य लीडर के साथ बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। ज़्यादातर मज़ेदार हादसे हैं, शायद वाइल्ड लाइफ के साथ करीबी मुलाकातें, लेकिन कहानियों का एक सेट इनसे बिल्कुल अलग है। 3 अलग अलग स्काउट लीडर्स ने, जो अलग अलग ग्रुप से हैं, मुझे एक ही व्यक्ति के बारे में, मुलाकातों के बारे में बताया है, या कम से कम हमें लगता है कि वो व्यक्ति वही था। पहली कहानी हैरिसन से आई, जो हमसे कुछ घंटे दक्षिण में एक ग्रुप का स्काउट मास्टर है। ये 2019 में एक रीजनल ट्रेनिंग वीकेंड के दौरान हुआ। हम डिनर के बाद बैठे थे और किसी ने डिफ़िकल्ट पेरेंट से निपटने की बात कही, जिसके बाद हैरिसन ने हमें अपने ग्रुप के साथ पिछली गर्मियों में हुई एक घटना के बारे में बताया। वो नेशनल फॉरेस्ट में 5 दिन के बैक कंट्री ट्रिप पर थे, किसी भी सड़क से लगभग 15 मील दूर। दूसरी रात को उन्होंने एक क्रीक के पास कैंप बनाया था और लड़के बेड के लिए तैयार हो रहे थे। हैरिसन अंतिम हेड काउंट कर रहा था जब एक छोटा स्काउट, 12 साल का लड़का, जो अपनी पहली असली विल्डरनेस ट्रिप पर था, आया और बोला कि जंगल में एक आदमी खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। हैरिसन ने मान लिया, या बल्कि उम्मीद की, कि ये बस एक और हाइकर है जिसने पास में कैंप बनाया है। उसने अपनी फ्लैशलाइट ली और जहां लड़का इशारा कर रहा था वहां चला गया। उनके कैंप से लगभग 30 गज दूर पेड़ों के बीच साफ दिखाई दे रहा था, निश्चित रूप से एक व्यक्ति पूरी तरह स्थिर खड़ा था। वो छिपने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन वो पास भी नहीं आ रहा था। हैरिसन ने पुकारा, हेलो, और पूछा, क्या तुम ठीक हो या तुम्हें मदद चाहिए? उस व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया, वो हिला भी नहीं, वो बस वहीं खड़ा रहा। तो हैरिसन करीब गया, अपनी फ्लैशलाइट उस व्यक्ति पर डालते हुए, और फिर उसने वो डिटेल देखे जिसने उसे रोकने पर मजबूर कर दिया। वो आदमी ऐसे कपड़े पहने था जो आपस में मेल नहीं खाते थे। कार्गो शॉर्ट के ऊपर सूट जैकेट, बिना मोज़ों के ड्रेस्ड शूज, जुलाई होने के बावजूद विंटर हैट
और उसका चेहरा गंदा था। किसी डार्क चीज से स्ट्रीक्स बने हुए थे। ये मिट्टी या गंदगी हो सकती थी, लेकिन ये जानबूझकर और पैटर्न में लगाई गई थी, जैसे फुटबॉल फैंस फेस पेंट लगाते हैं। और वो मुस्कुरा रहा था, और ये कोई दोस्ताना मुस्कुराना नहीं था। हैरिसन ने इसे एक ऐसी मुस्कान बताया जो आंखों तक नहीं पहुंचती। हैरिसन ने उस आदमी को बताया कि ये एक स्काउट ग्रुप कैंप है, और एक बार फिर पूछा, क्या तुम्हें मदद चाहिए? उस आदमी ने आखिरकार बोला, लेकिन जो उसने कहा वो समझ में नहीं आया। उसने कहा, द यंग वंस, दे हैव सच क्लीन फीट्स, डू दे नो अबाउट द क्रॉलिंग टाइम येट? हैरिसन तुरंत प्रोटेक्शन मोड में चला गया। उसने खुद को उस आदमी और कैंप साइट के बीच में रखा। उसे फर्मली कहा कि उसे यहाँ से जाना होगा। वो आदमी हंसा। हैरिसन ने इसे उस साउंड के रूप में डिस्क्राइब किया जैसे एक कुत्ता हंस सकता है अगर वो हंस सकता हो। और फिर उसने पूछा, विच वन इज योर फेवरेट, द स्मॉल ब्लोंड वन? ही लुक टेंडर। तभी हैरिसन ने दूसरी अडल्ट लीडर्स को रेडियो किया कि सभी लड़कों को उनके टेंट में ले जाएं और उन्हें वहीं रखें। वे लगभग 10 मिनट तक वहां खड़े रहे, फ्लैशलाइट उस आदमी पर डालते हुए जो अभी भी मुस्कुराता हुआ खड़ा था। फिर बिना किसी चेतावनी के वो आदमी चारों पैरों पर गिर गया और अंधेरे में पीछे की ओर भागने लगा। मेरा मतलब है केकड़े की तरह बगल में, जितनी तेजी से आप उम्मीद करेंगे उससे कहीं ज्यादा तेज। उन्होंने पूरी रात पहरा दिया। सुबह 3 बजे के आसपास उन्हें अपने कैंप के आसपास के अलग अलग जगहों से किसी को धीरे धीरे गाते सुना, You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. लेकिन उन्होंने उसे फिर कभी नहीं देखा। उन्होंने सूरज की पहली रोशनी के साथ ही अपना सामान पैक किया और एक दिन पहले ही बाहर निकल गए। हैरिसन ने रेंजर के साथ रिपोर्ट की, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। दूसरी कहानी मुझे 6 महीने बाद पौला से सुनने को मिली। वो मेरे से 3 कस्बे दूर एक ग्रुप को लीड करती थी। उसकी मुलाकात अलग थी, लेकिन इतनी समानताएं थी कि मैंने दोनों को जोड़ लिया। पौला का ग्रुप स्टेट फॉरेस्ट लैंड में ओरिएंटरिंग ट्रेनिंग कर रहे थे। 3 स्काउट्स के ग्रुप थे जो कंपास और मैप के साथ चेक पॉइंट्स के बीच नेविगेट कर रहे थे। पौला चेक पॉइंट 4 पर स्टेशन्ड थी, ग्रुप्स के आने का इंतजार कर रही थी। वो लगभग 1 घंटे से वहां थी जब उसने अपने पूर्व दिशा में जंगल में किसी को हिलते हुए देखा। पहले उसने सोचा कि ये कोई स्काउट ग्रुप है जो रास्ता भटक गया हो, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति करीब आया उसे एहसास हुआ कि एक अडल्ट मैन है और वो एक स्काउट ग्रुप का दूरी से पीछा कर रहा था। लड़कों को नहीं पता था कि वो वहां है। वो लगभग 50 गज पीछे रह रहा था। जब वो चलते वो चलता, जब वो रुकते वो रुक जाता। पौला ने तुरंत अदर लीडर्स को रेडियो किया और स्काउट्स की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो करीब पहुंची उस आदमी का बेहतर व्यू मिला। फिर से मिसमैच्ड क्लोथ्स, सूट पैंट के साथ रेन बूट्स, गर्मी होने के बावजूद हैवी विंटर कोट के नीचे हवाईयन शर्ट। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे, जिनमें पत्तियां और टहनियां उलझी हुई थी। ये लगभग जानबूझकर लटकाया लग रहा था, जैसे ये सजावट हो। जब पौला ने स्काउट ग्रुप को रोका और उन्हें सीधा अगले चेक पॉइंट पर जाने के लिए कहा, जहां एक और लीडर उनका इंतजार कर रहा था, वो आदमी एक पेड़ के पीछे से बाहर निकला। वो कुछ पकड़े हुए था। ये बालों के गुच्छे के जैसा दिखता था, और ये उसके बाल नहीं थे। अलग अलग रंगों के बाल थे, कुछ ब्लॉन्ड, कुछ हल्के भूरे और कुछ डार्क। उसने लड़कों की ओर बाल इस तरह किए जैसे वो कैंडी ऑफर कर रहा हो। क्या तुम ट्रेड करना पसंद करोगे? उसने पूछा। मेरे बालों के बदले तुम्हारे बाल। मैं तुम्हारे जैसे बहादुर लड़कों से ये बाल इकट्ठा करता रहा हूँ। पौला ने खुद को उसके और स्काउट्स के बीच में रखा और उन्हें अगले चेक पॉइंट की ओर तेजी से दौड़ने के लिए कहा। उन्होंने ऐसा ही किया। उस आदमी ने उनका पीछा करने की कोशिश नहीं की। वो वहां खड़ा रहा, अपने बंद हाथ में बाल हिलाते हुए। फिर उसने पौला की ओर देखा और कहा, तुम बुढ़ी हो गई हो, तुम्हारे बाल बिखर गए हैं, लेकिन वो लड़के अभी भी ताज़ा हैं। वो पीछे हटी, उस पर नजर रखते हुए, जब तक वो खुद अगले चेक पॉइंट तक नहीं पहुंच गई। तब तक अन्य लीडर्स आ चुके थे,
जब वो उस आदमी को ढूंढने वापस गए वो जा चुका था, लेकिन जहां वो खड़ा था वहां बालों का एक ढेर मिला। पुलिस ने कहा कि बिना डीएनए टेस्टिंग के वो पुष्टि नहीं कर सकते कि ये बाल ह्यूमन हैं या नहीं, और डिपार्टमेंट के पास इसके लिए बजट नहीं था जब तक कि कोई एक्चुअल क्राइम ना हुआ हो। तीसरी कहानी सबसे हाल की और सबसे परेशान करने वाली है। ये वाकिन के साथ हुई इस पिछली गर्मियों के बिग रीजनल जैम्बोरे में उनके ग्रुप की एक मुलाकात हुई। वो एक इस्टेब्लिश्ड स्काउट कैंप में कैंपिंग कर रहे थे जहां परमानेंट स्ट्रक्चर्स और डेजिग्नेटेड साइट्स थीं। ये जंगल में कैंपिंग करने से कहीं ज़्यादा सुरक्षित होना चाहिए था। आधी रात को वाकिन एक लड़के के रोने की आवाज़ से जागा। ये लड़का जो आमतौर पर काफ़ी टफ था वाकिन के टेंट के बाहर कांप रहा था। लड़के ने कहा कि वो बाथरूम के लिए उठा था और जब वो वापस आया तो कोई उसके टेंट में उसके स्लीपिंग बैग में घुसकर सो रहा था। उसने सोचा कि ये कोई और स्काउट उससे मजाक कर रहा था, जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि उसके तीनों टीममेट्स अभी भी अपने बैग्स में सोए थे। तो टेंट में एक चौथा व्यक्ति था लड़के के स्लीपिंग बैग में, इसकी एंट्रेंस से कुछ दूर। वाकिन ने अपनी फ्लैशलाइट ली और जांच करने गया। वाकई स्लीपिंग बैग में कोई था और ये कोई बच्चा नहीं था। जो भी था वो एक अडल्ट था और वो हिल नहीं रहा था। वाकिन ने चिल्लाकर उसे बाहर निकलने के लिए कहा और धीरे धीरे वो व्यक्ति बैठा और फिर से मुड़ा। इस व्यक्ति ने मिसमैच क्लोथ्स पहने थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई शर्ट्स पहनी हो और एक चाइल्ड रेन जैकेट जो उसके चारों ओर पूरी तरह बंद नहीं हो रही थी, और पैंट्स जो बहुत छोटे थे, और उसके चेहरे पर वही गंदगी के निशान थे जो लगाए गए लग रहे थे, और उसकी वही क्रीपी स्माइल थी। लेकिन इस बार वाकिन ने उसके फिंगर नेल्स देखे। वो अविश्वसनीय रूप से लंबे थे और या तो फाइल किए गए थे या शायद चबाकर नुकीले किए गए थे। वो आदमी टेंट के चारों ओर पैरों पर रेंगकर बाहर निकला, स्लीपिंग बैग को थोड़ा खींचते हुए फिर उसे छोड़ दिया। वो वाकिन के ठीक सामने खड़ा हो गया, इतना करीब कि वाकिन उसकी गंध सूंघ सकता था। उसकी गंध वेट पेनीज और स्पॉइल्ड मिल्क की जैसी थी। उस आदमी ने फुसफुसाया, लड़के ने इसे मेरे लिए गर्म रखा, इसीलिए मैंने भी उसके लिए इसे गर्म रखने का फैसला किया। फिर उसने उन नुकीले नाखूनों के साथ वाकिन के सीने को हल्के से छुआ। उसकी शर्ट में कुछ छेद हो गए। तुम इन्हें बहुत ज़्यादा सुरक्षित रख रहे हो। लड़कों को सही तरीके से बढ़ने के लिए खतरे की ज़रूरत होती है। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सुझाव हैं। वाकिन ने अन्य लीडर्स को चिल्लाकर बुलाया और वो आदमी जंगल की ओर मुड़ा और चला गया। भागा नहीं बल्कि चला, कुछ ऐसा गुनगुनाते हुए जो गाने के जैसे लग रहा था। अगली सुबह उन्हें फुटप्रिंट्स मिले जो कैंप की फेंस लाइन तक गए। फिर और कुछ नहीं, फेंस 8 फीट ऊंची थी, उस पर कांटेदार तार थे। कोई संकेत नहीं कि वो उस पर कैसे चढ़ा या चढ़ा भी या नहीं। इन कहानियों को विशेष रूप से हैरानगीजनक बनाने वाली बात यह है कि ये कैंपसाइट्स अलग अलग स्टेट्स में थी, सैकड़ों मील दूर, साल के अलग अलग समय पर अलग अलग ग्रुप्स के साथ, जिनमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं था। लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन हमेशा सेम ही रहती। मिसमैच क्लोथ्स, चेहरे पर गंदगी के पैटर्न, उसका हिलने डुलने का तरीका, कभी चारों पैरों पर कभी बगल में, लड़कों के प्रति जुनून, उनकी गर्मी के बारे में अजीब बातें। हमने अब ग्रुप्स के बीच जानकारी शेयर करना शुरू कर दिया है। वाकिन की मुलाकात के बाद 2 और पॉसिबल साइटिंग हुई हैं। एक ग्रुप को उनके कैंप के पास स्टिक से बना एक शेल्टर मिला जिनमें स्काउट हैंडबुक्स अरेंज थे। एक अन्य को फुटस्टेप्स मिले जो उनकी हाइकिंग ट्रेल का मीलों तक पीछा कर रहे थे, हमेशा रास्ते से थोड़ा हटकर, वही लंबे टोर्नेल मार्क्स के साथ मिट्टी में। हम में से कुछ सोचते हैं कि वो किसी तरह ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर रहा है, पब्लिक इवेंट कैलेंडर्स या सोशल मीडिया पोस्ट ऑन कैंपिंग ट्रिप्स देख रहा है। यह समझा सकता है कि वो विल्डरनेस एरिया में अलग अलग ग्रुप्स को कैसे ढूंढता है, लेकिन ये नहीं बताता कि वो वाकई क्या चाहता है या उसने अभी तक किसी को चोट पहुंचाई है या नहीं। ऑप्टिमिस्टिक व्यू ये है कि वो बस एक मेंटली इल होमलेस पर्सन है जिसे स्काउट्स के प्रति जुनून है, लेकिन वो हार्मलेस है। लेकिन वो नाखून जो नुकीले किए गए हैं
प्रिपरेशन का संकेत देते हैं। वो जो बाल ले जा रहा था, जिस तरह वो टेंट में घुसा, उस स्लीपिंग बैग में बिना किसी को जगाए घुस गया, ये एस्केलेशन की तरह लगते हैं। हमने सब कुछ लोकल और फेडरल अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट किया है। वो रिपोर्ट्स लेते हैं लेकिन कहते हैं कि बिना एक्चुअल असॉल्ट या ट्रेसपासिंग से परे अपराधों के वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक रेंजर ने सुझाव दिया कि वो शायद एक फॉर्मर स्काउट हो सकता है जिसका मेंटल ब्रेकडाउन हुआ हो और वो अपनी जवानी की किसी चीज़ को फिर से जीने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन ये प्रेडेटरी बिहेवियर या लड़कों के बारे में टेंडर या फ्रेश जैसे कमेंट्स को नहीं समझाता। हमने अब कैंपिंग ट्रिप के तरीके बदल दिए हैं। हमेशा कम से कम 3 स्काउट्स होते हैं। कोई स्काउट अकेले नहीं जाता, यहाँ तक कि बाथरूम भी नहीं। हम रात भर पहरा देते हैं। हम अपनी लोकेशंस को आखिरी मिनट में बदलते हैं जब भी पॉसिबल हो। कुछ ग्रुप्स ने बैक कंट्री कैंपिंग पूरी तरह बंद कर दी है। बेहतर सिक्योरिटी वाले इस्टेब्लिश्ड कैंप तक सीमित रहते हैं, लेकिन इस्टेब्लिश्ड कैंप्स भी सुरक्षा की गारंटी नहीं देते। वाकिन की मुलाकात ने ये साबित कर दिया है। हमें उसका नाम नहीं पता। हमें नहीं पता कि वो कहाँ से आता है या मुलाकातों के बीच कहाँ चला जाता है। हम बस इतना जानते हैं कि वो बाहर है, हमारे लड़कों को देख रहा है और साहसी होता जा रहा है। ये थी आज की 2 कहानियाँ। अगर आप ऐसी ही और लोगों के साथ घटी सच्ची कहानियाँ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आप जैसे और लोग इस वीडियो को देख पाएं।